guys, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, हम कर रहे हैं मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 742. So our question is, the nurse is admitting a client with multiple trauma injuries to the nursing unit. The client has a leg fracture and had a plaster cast applied. Which position would be the best for the casted leg? So क्वेश्चन है हमारा कि पर्सन एडमिटेड हुआ है मल्टीपल ट्रॉमा से इन इन द हॉस्पिटल नर्सिंग यूनिट। क्लाइंट को लेग फ्रैक्चर है एंड प्लास्टर कास्ट अप्लाइड किया गया है। सो आफ्टर प्लास्टर कास्ट विच पोजीशन वुड बी द बेस्ट, राइट। सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग प्लास्टर कास्ट विल बी द बेस्ट, राइट। सो आफ्टर कास्ट क्या है, मोस्ट हमारा कंसर्न क्या होता है, मोस्ट कंसर्न होता है एडिमा। सो एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हम प्लास्टर कास्ट में हम कौन सी पोजीशन पर्सन को अप्लाई करेंगे। सो आफ्टर प्लास्टर कास्ट हम जो भी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं जिनमें प्लास्टर कास्ट अप्लाइड होता है उसको हम 24 to 40 आवर्स के लिए एलिवेट करते हैं ऑन पिलो, राइट। 24 to 40 आवर के लिए एलिवेट करना होता है, राइट, एलिवेट करना होता है सो दैट वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम एडिमा, राइट। सो जिससे क्या होगा, एडिमा से प्रिवेंट कर सकते हैं एंड इंक्रीज कर सकते हैं वेनस रिटर्न, दो चीज़ों के लिए, क्लियर, एडिमा के लिए एंड वेनस रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए। सो हमारे ऑप्शन है एलिवेटेड फॉर 3 आवर्स देन फ्लैट फॉर 1 आवर, नो। फ्लैट फॉर 3 आवर देन एलिवेटेड फॉर 1 आवर, नो। फ्लैट फॉर 12 आवर एंड देन एलिवेटेड फॉर 12 आवर, नो। Elevated on pillow continuously for 24 to 48 hours, yes। सो आपको पता होगा कि जब कोई इंजरी होती है उसके बाद हमारा कंसर्न क्या होता है, हमारा मेन कंसर्न होता है इज़ द एडिमा, राइट। सो एडिमा को हम कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, एडिमा से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एलिवेटिंग द एक्सट्रीमिटीज़ ऑन पिलो continuously for 24 to 48 hours, clear। So our right answer is option number 4. So next question is question number 743. A client is being discharged to home after application of a plaster leg cast. Which statement indicate that the client understand proper care of the cast? सो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किए हैं प्लास्टर कास्ट का। सो क्लाइंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर लेग कास्ट, राइट, लेग में प्लास्टर कास्ट अप्लाइड हुआ है उसके बाद पर्सन को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड केयर ऑफ द कास्ट, राइट, कि पेशेंट ऐसी क्या चीज़ बोल रहा है जिससे आपको ये पता चल गया है कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि कैसे केयर करनी है कास्ट की, क्लियर। सो कास्ट केयर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कास्ट को हमने क्लीन रखना है, ड्राई रखना है सो दैट वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हमने कास्ट को क्लीन एंड ड्राई रखना है, राइट। क्लीन एंड ड्राई किस चीज़ के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। हमने हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना है। अगर हम हेयर ड्रायर अगर हम यूज़ कर रहे हैं देन वी कैन यूज़ विद इन कूल सेटिंग, राइट। मॉनिटर करते रहना है हमने सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज़ को। सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि कैसे हम असेस कर सकते हैं कि पर्सन को नमनेस तो नहीं हो रही है, टिंगलिंग, पेन सेंसेशन, कूलनेस, स्वेलिंग या पल्स डिक्रीज तो नहीं हो रही है, राइट। सो ऐसे हम सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज़ चेक कर सकते हैं, क्लियर। एंड कास्ट को हमने हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ पाम ऑफ द हैंड, राइट। हमने हैंड का पाम यूज़ करना है, ना कि हमने फिंगर टिप यूज़ करनी है जब तक वो फुली ड्राई नहीं होता, राइट।
तो हमारे ऑप्शन है आई नीड टू अवॉइड गेटिंग द कास्ट वेट। सो यस, हमने अवॉइड करना है। अगर पेशेंट ये बोल रहा है कि मैंने अवॉइड करना है कास्ट को वेट करने के लिए, दैट मीन्स हमें क्या लगेगा कि पर्सन ने अंडरस्टैंड कर लिया है कैसे हमने कास्ट की केयर करनी है। क्लियर? तो पर्सन बोल रहा है कि मैंने अवॉइड करना है गेटिंग द कास्ट वेट, क्योंकि अगर वेट कास्ट अगर होता है तो कास्ट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कास्ट वेट होने से अवॉइड करना है। सेकंड ऑप्शन है आई नीड टू कवर द कास्टेड लेग विद वार्म ब्लैंकेट। नहीं, हमने वार्म ब्लैंकेट यूज़ नहीं करना है। अगर हम ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं तो वार्म ब्लैंकेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैसे हम उसको ड्राई कर सकते हैं कास्ट को। क्लियर? आई नीड टू यूज़ माई फिंगर टिप। नो, हमने फिंगर टिप यूज़ नहीं करनी है। वी हैव टू यूज़ पाम ऑफ आवर हैंड। आई नीड टू यूज़ समथिंग लाइक अ पैडेड कोट। नो, हमने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना है, पैडेड कोट, हैंगर एंड टू स्क्रैच अंडर द कास्ट। राइट? सो हमने ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इससे क्या हो सकता है, इससे स्किन इंटीग्रिटी पर्सन की इफ़ेक्ट हो सकती है। सो हमने फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना है। सो आर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, आई नीड टू अवॉइड गेटिंग द कास्ट वेट। सो गाइज, आपको कास्ट केयर आपको टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? सो कास्ट केयर के अभी भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। राइट? सो तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से आप कास्ट केयर को आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 744. A client being measured for crutches asked the nurse why the crutches cannot rest up underneath the arm for extra support. The nurse responded, knowing that which would most likely result from this improper crutch measurement. सो क्रचेस के बारे में इसमें हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट बीइंग मेजर्ड फॉर क्रचेस, राइट? क्रचेस यूज़ करने हैं, उसके लिए मेजरमेंट ली जा रही है। आस्क द नर्स, तो उसने नर्स से पूछा है कि क्रचेस को क्यों हम रेस्ट नहीं कर सकते अंडरनीथ द आर्म फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, कि एक्सिला में है, क्यों हम रेस्ट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। नर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि इसकी वजह से क्या रिज़ल्ट हो सकता है, अगर हम इम्प्रॉपर क्रचेस मेज़रमेंट करते हैं तो उसकी वजह से क्या रिज़ल्ट हो सकता है। ठीक है? तो नर्स का रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा, राइट? सो जब भी हम क्रचेस की मेज़रमेंट करते हैं तब हम ऐसे मेज़रमेंट करते हैं सो दैट जो टॉप आर 2 to 3 विड्थ फ्रॉम द एक्सिला, राइट? कि वो एक्सिला को टच ना करें। हमने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो एक्सिला को टच ना करें, कि एक्सिला के ऊपर रेस्ट ना करें, कि क्रचेस, राइट? सो कि जो वेट है वो एक्सिला पे बियर ना हो। क्यों ना हो? बिकॉज ये इंजरी करता है टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है? नर्व्स को इंजरी करता है। सो दैट हमने वेट हमने किस पे नहीं देना है, एक्सिला पे नहीं देना है उसका। क्लियर? सो हमारे ऑप्शन है अ फॉल एंड फर्दर इंजरी। फॉल एंड फर्दर इंजरी ये भी पर्सन में हो सकता है, बट ये मोस्ट लाइकली रिजल्ट नहीं है। ठीक है? ये उसके बाद की बात है। क्लियर? इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस एंड नर्व्स। यस, इंजरी हो सकती है ब्रेकियल नर्व्स एंड प्लेक्सिस की। एंड स्किन ब्रेक डाउन इन द एरिया ऑफ द एक्सिला। ये स्किन ब्रेक डाउन भी हो सकता है बट मोस्ट लाइकली नहीं है ये भी। इम्पेयर रेंज ऑफ मोशन, सो ये भी मोस्ट लाइकली रिजल्ट नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सिस नर्व। क्लियर? सो क्रचेस में आपने ध्यान रखना है कि क्रचेस टच ना हो एक्सिला पे। अगर एक्सिला में क्रचेस टच हो रही हैं देन इट विल इंजर्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस नर्व। सो क्रचेस को हमने एक्सिला में टच नहीं होने देना है। हमने 2 to 3 फिंगर डिस्टेंस रखना है फ्रॉम द एक्सिला, राइट? 2 to
3 फिंगर डिस्टेंस रखना है हमने फ्रॉम द एक्सेला से, राइट। सो वो उस पर रेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 745। द नर्स हैज़ गिवन द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन अबाउट क्रचेज सेफ्टी, विच स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अगेन क्रचेज का क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्रचेज में क्या पूछा गया है, क्लाइंट नर्स इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लाइंट को क्रचेज सेफ्टी के बारे में। सो कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है आपकी इंस्ट्रक्शन को। तो हमने सारी स्टेटमेंट्स देखनी है और देखना है कि क्या क्या स्टेटमेंट वो सही बता रहा है अबाउट द क्रचेज सेफ्टी। सो फर्स्टली हम बात करते हैं क्रच सेफ्टी की। सो सबसे पहली बात हमने क्लाइंट को क्या बोलनी है कि आपने अपनी क्रचेज ही यूज़ करनी है, राइट। जो आपकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग क्रचेस हैं आपने वही क्रचेस आपने यूज़ करनी है, किसी और की आपने यूज़ नहीं करनी है, राइट। और आपने होम असेस करना है होम सेफ्टी को, राइट। होम सेफ्टी को आपने असेस करते रहना है। मेक श्योर कि क्लाइंट को पता हो कि जब भी आपने क्रचेस का यूज़ करना है, विद द हेल्प ऑफ क्रचेस आपने मूव करना है, तो आपने रिमूव करना है एनी स्कैटर्ड रग्स एंड डज नॉट वॉक ऑन हाईली वेक्स्ड फ्लोर। क्लियर, कि आपका फ्लोर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, राइट। तो उसमें कोई भी स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, अगर स्कैटर्ड है तो उसको आपने रिमूव करना है। जो टिप होगी वो आपने इंस्पेक्ट करते रहना है, क्रचेस के टिप को इंस्पेक्ट करते रहना है कि कोई उसमें वियर या स्पेयर क्रच तो नहीं है, राइट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टिप भी अवेलेबल होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी टिप है वो वियर है या स्पेयर है, देन आपने क्या करना है, उसको चेंज करना है। क्लियर। अगर टिप की क्रच जो है वो वेट है, देन क्लाइंट को बोलना है कि उसको ड्राई करे, देन उसके बाद किसी क्लोथ से या पेपर से, देन उसके बाद आप उससे उसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर। सो जब भी क्रचेस के साथ वॉक करना है, आपने पेशेंट को बताना है कि आपने बोथ एल्बो को फ्लेक्स होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 डिग्री। क्लियर। जब पाम हैंडल के ऊपर रेस्ट कर रहे होंगे तब आपकी एल्बो फ्लेक्स होने चाहिए 30, नॉट लेस देन 30 डिग्री। क्लियर। सो ये आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। सो अब देखते हैं कि पेशेंट क्या क्या चीज़ें हमारी समझ रहा है जो हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई शुड नॉट यूज समवन एल्स क्रचेस, वेरी नाइस। ठीक है, सो हमने ये पेशेंट को बताया, पेशेंट ने ये चीज़ समझ भी ली। आई नीड टू रिमूव एनी स्कैटर्ड रग एट होम, यस। ये भी पेशेंट ने समझ लिया कि कोई भी स्कैटर्ड है उसको हमने रिमूव करना है। आई कैन यूज़ क्रचेस टिप इवन व्हेन दे आर वेट, नो। ये चीज़ हमने हमने पेशेंट को ये चीज़ नहीं बोली है। हमने पेशेंट को बोला है कि अगर आपकी क्रचेस की टिप वेट है देन यू हैव टू ड्राई इट। क्लियर। नेक्स्ट इज आई नीड टू हैव स्पेयर क्रचेस एंड टिप अवेलेबल, येस, हमारे पास स्पेयर क्रचेस एंड टिप अवेलेबल होनी चाहिए। Next is when I'm using the crutches, my arm need to be completely straight. No, completely straight नहीं होनी चाहिए. So fifth is also incorrect option. So हमारे correct option कौन कौन से? Option number 1, option number 2 and option number 4. Clear? So crutches safety ये आप अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। Clear? So यहाँ से भी question पूछ लेते हैं। Next question is question number 746. The nurse is caring for a client being treated for fat embolus after multiple fracture. Which data would the nurse evaluate as the most favorable indication of resolution of the fat embolus? हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है
कि नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, जो ट्रीट कर रहे जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं फैट एम्बुलस से आफ्टर मल्टीपल फ्रैक्चर, राइट। मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है तो पर्सन को ट्रीट किया जा रहा है फैट एम्बुलस से। सो मल्टीपल फ्रैक्चर की वजह से पर्सन को क्या हुआ, फैट एम्बुलस हुआ, ठीक है। फैट एम्बुलस हुआ, उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसकी केयर की जा रही है। सो कौन सा डेटा इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन डिज़ोल्व कर रहा है फैट एम्बुलेंस से। क्लियर। सो फैट एम्बुलेंस मल्टीपल फ्रैक्चर में क्या है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है पर्सन को, उसकी वजह से जो हमारा स्टोर्ड फैट होता है वो रिलीज हो जाता है इन द सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन में वो रिलीज हो जाता है। जब वो रिलीज फैट सर्कुलेट होता है इन द ब्लड, वो क्या करता है, वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। क्लियर। ब्लॉक कर देगा पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के बाद क्या सिम्टम आएंगे पर्सन में, पर्सन को पेन होगा, डिजनिया पर्सन में होगा। क्लियर। ऑक्सीजन सेचुरेशन पर्सन की डिक्रीज होगी एंड साइनोसिस पर्सन में होगा, राइट। साइनोसिस होगा। और पर्सन को सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, पर सर्कुलेशन में भी ब्लॉकेज हो रही है, उसकी वजह से पर्सन में हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर पर्सन का लो होगा, राइट। एंड मेन जो अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर है पल्मोनरी एम्बुलस का, राइट, उसमें क्या आता है, पर्सन की जो अल्टर हो जाता है मेंटेशन, राइट। मेंटेशन मीन्स कि पर्सन अपने माइंड का पर्सन केयरफुली यूज़ नहीं कर पाता। क्लियर। सो मेन सिम्टम आता है पर्सन का अर्लीस्ट क्लिनिकल फीचर पल्मोनरी एम्बुलेंस का अल्टर्ड मेंटेशन, राइट। सो आपको मैंने सिम्टम्स बता दिए कि फैट एम्बुलेंस के बाद ये सिम्टम पर्सन में अराइज होते हैं। सो ऑप्शन में हम देखेंगे कि इन सिम्टम्स को कब जहाँ पे रिजॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स पर्सन रिजॉल्व कर रहा है फ्रॉम द फैट एम्बुलेंस से। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर मेंटेशन। क्लियर, यस। क्लियर मेंटेशन, हमने क्या बोला कि मेन फीचर क्या है इसका, अल्टर मेंटेशन। सो अगर मेंटेशन क्लियर हो रही है दैट मीन्स पर्सन रिजॉल्व कर रहा है एम्बुलेंस से। नेक्स्ट इज मिनिमल डिजनिया। सो डिजनिया अगर मिनिमल भी है, सो ये इंडिकेट कर रहा है अभी भी कि पर्सन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। क्लियर। एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन 85%। सो ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होना चाहिए, 80 to 100 मीन्स जो सॉरी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 95% होना चाहिए। क्लियर। 95% ऑक्सीजन सेचुरेशन होनी चाहिए। एंड आर्टियल ऑक्सीजन लेवल 78 mm ऑफ Hg। सो आर्टियल ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, 80 to 100 mm ऑफ Hg होना चाहिए, ठीक है। 80 to 100। सो ये भी क्या है, ये कम है, 78 क्या है, कम है। मीन्स अभी यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे पास एक सिम्टम है जो हमें बताता है कि पर्सन का एम्बोलिज्म रिजॉल्व हो रहा है, दैट इज क्लियर मेंटेशन। सो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि जब भी मल्टीपल फ्रैक्चर होता है, जो स्टोर्ड फैट होता है बोन्स में, वो रिलीज होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होगा तो वो सर्कुलेशन में चला जाएगा और सर्कुलेशन में वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। जब पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, पेन होगा पर्सन को, डिस्निया होगा, ऑक्सीजन लेवल लो होगा, हाइपोटेंशन होगी, साइनोसिस पर्सन में होगा, ठीक है। मेंटेशन पर्सन की अल्टर्ड होगी। क्लियर। सो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, अब इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पर्सन की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या फैट एम्बुलेंस रिजॉल्व हो रहा है। क्लियर। तो जब भी हम किसी भी डिजीज़ को, हम कब बोलते हैं कि ये ठीक, कब बोलते हैं हम पेशेंट को कि ये ठीक हो रहा है, हम तब बोलते हैं जब पेशेंट के सिम्टम जो हैं वो कम होने लग जाते हैं या पर्सन के सिम्टम टोटली डिसअपियर हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि पर्सन अपनी कंडीशन से इम्प्रूव कर रहा है। तो सेम चीज़ हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फैट एम्बुलेंस रिजॉल्व हो रहा है। जब वो सिम्टम्स रिजॉल्व होंगे दैट मीन्स पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, फैट एम्बुलेंस रिजॉल्व हो रहा है,
ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 747. The nurse has conducted teaching with a client in an arm cast about the sign and symptom of compartment syndrome. The nurse determined that the client understand the information if the client state that he or she should report which early symptom of compartment syndrome. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? जब भी कोई फ्रैक्चर होता है, लाइक यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो ब्लड वेसल भी इंजर्ड इसमें हो जाती हैं, ठीक है। जब फ्रैक्चर में ब्लड वेसल्स इंजर हुई हैं तो डिस्टल ब्लड सप्लाई दैट विल बी डिक्रीज। जो ब्लड सप्लाई है, डिस्टल ब्लड सप्लाई है, वो क्या होगी? डिस्टल ब्लड सप्लाई दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। और जब हम कास्ट अप्लाई करते हैं, अगर कास्ट टाइट है, राइट, सो उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज होगी डिस्टल ब्लड सप्लाई, ठीक है, लिम्स में, और इंक्रीज होगा प्रेशर इन द कंपार्टमेंट, राइट। अपर एरिया में क्या हो रहा है? कंपार्टमेंट, इसमें इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, और डिस्टल एरिया में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो डिस्टल एरिया में क्या होगा? जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? टिंगलिंग सेंसेशन होगी एंड नमनेस होगी, मीन्स पर्सन को पैरास्थीसिया होगा। क्लियर? और लेटर अगर कॉन्स्टेंटली अगर ये चीज़ रहेगी देन पर्सन को पेन होगा जो रिलीव नहीं होगा एनी टाइप ऑफ ओपॉइड। अगर हम ओपॉइड भी यूज़ करेंगे तब भी वो पेन रिलीव नहीं। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है? जो पुराना कास्ट है, ओल्ड कास्ट है, उसको रिमूव करना है एंड अप्लाई न्यू वन। क्लियर? पेन इंक्रीज पेन अगर इंक्रीज हो रही है तो हमने एलिवेट करना है लिम्ब को, राइट। सो इसमें मेन कंसर्न क्या आता है? पैरास्थीसिया एंड पेन। क्लियर? सो अब हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि प्लास्टर कास्ट नर्स टीचिंग कंडक्ट कर रही है क्लाइंट के लिए जिसकी आर्म में कास्ट है, अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के? नर्स ने देखा कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया आपकी इन्फॉर्मेशन को। अगर क्लाइंट स्टेट कर रहा है कौन से अर्ली सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, राइट, आप टीचिंग दे रहे हो पेशेंट को आर्म कास्ट के बारे में, उसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन है, ये हो सकता है पेशेंट को जब हम कास्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो पर्सन ऐसे कौन से सिम्टम बता रहा है जिससे हमें पता चलेगा कि पर्सन ने अंडरस्टैंड कर लिया है दैट अर्ली सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्लियर? सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मैंने आपको बता दिया। कंपार्टमेंट सिंड्रोम दो कंडीशन में आएगा। एक तो अगर ब्लड वेसल जब इंजर्ड हो जाती हैं इन एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर, देन डिजिटल ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? पैरास्थीसिया होगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि जब कास्ट अप्लाई करते हैं देन कास्ट समटाइम क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है कास्ट। सो जब टाइट हो जाता है कास्ट तो उन कंडीशन में डिजिटल ब्लड सप्लाई लिम्स में डिक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो है वो कंपार्टमेंट में इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सो जो डिजिटल एरिया है जहाँ पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है वहाँ पे पैरास्थीसिया पर्सन में हो जाएगा। और अगर पर्सन ने फिर भी उस टाइम पे अगर कास्ट को चेंज नहीं किया देन पेन जो है पर्सन में होगी, पेन होगी जो रिलीव नहीं होगी बाय यूजिंग ओपॉइड्स। क्लियर? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोल्ड ब्लूइश कलर फिंगर। सो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का लेटर सिम्टम है साइनोसिस। क्लियर? सो ये जो सिम्टम बता रहे हैं हमें कोल्ड एंड ब्लूइश कलर फिंगर, ये इंडिकेट कर रहा है साइनोसिस को। एंड साइनोसिस इज द लेटर सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। लेटर सिम्टम है ये। क्लियर? सो हमसे पूछा गया है अर्ली सिम्टम, ठीक है, अर्ली सिम्टम हमसे पूछे गए हैं, ना कि हमसे लेटर सिम्टम्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फिंगर। येस, अर्ली सिम्टम क्या होंगे? जब भी
कहीं पे ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, देन फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट सिम्टम क्या आता है, नमनेस एंड टिंगलिंग इन दैट एरिया। क्लियर, मीन्स पैरास्थीजिया वहाँ पे पर्सन को होता है उस एरिया में। सो अर्ली सिम्टम क्या आ गया हमारे पास, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फिंगर, मीन्स पैरास्थीजिया। Clear? So second is the correct option. Next is the pain that increase when the arm is dependent. No, and pain that is out of proportion to the severity of the fracture. So this is not a early symptom of compartment syndrome. So fourth option is also incorrect. So हमारा correct option क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो आपने याद रखना है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कि इसमें प्रेशर कॉज होता है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगी एंड इस्चीमिया पर्सन को होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या सिम्टम्स आएंगे। क्लियर? तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में हमने मेनली क्वेश्चन किए हैं, प्लास्टर कास्ट के बारे में हमने इसमें किए हैं क्वेश्चंस, एंड केयर ऑफ प्लास्टर कास्ट हो गया, एंड कास्ट केयर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, एंड क्रचेस एंड फैट एम्बुलस। सो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, कास्ट केयर हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, क्रचेस केयर होगी, एंड फैट एम्बुलेंस, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इन मस्कुलर स्केलेटन यूनिट में, राइट। एंड यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लियर? सो आप ये टॉपिक आप कवर कर लेना अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। क्लियर? सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।